प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी रहे मुख्य तौर से उपस्थित। सरकारी स्कूलों में रसोइयों ने उचित वेतन की मांग को लेकर किया शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर प्रशासन और शिक्षा मंत्री सिद्दी नाइटू से बिना किसी देरी के मुद्दे का समाधान करने का किया आह्वान। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने अपनी मांगों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके मुद्दों को हल करने की अपील। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल ब्रह्मो ने दिल्ली और श्रीनगर के बीच नए रेल लिंक पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा यह कश्मीर के लोगों के लिए असुविधाजनक होगा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन जिम्नास्टिक अकादमी एमए स्टेडियम जम्मू में किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के सलाहकार नाजिर असलम वानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस मौके पर लगभग 20 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनके जज्बे को सलाम किया। आईएएस इंजीनियर बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी गुड। अच्छा थैंक यू सो मैं चाहूंगी कि आपके बीच हैं तो तालियां तो बजती रहनी चाहिए। हमारे जिम्नेजियम का अभी ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, आज तक मैंने नहीं देखा था, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल ने और इन सब साथियों ने जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आदिल साहब, जो सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स काउंसिल और बाकी लोगों ने इनको काफ़ी अच्छा जो है तरबियत दी है और इस लेवल तक आप पहुँचे। मुझे जो इतला मिली है कि अगला जो एशियन जिम्नाजियम कप होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा। इससे बाकी बच्चे भी इनकरेज होंगे और इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से हम बच्चों को वो उस लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में पूरे मुल्क में बल्कि इंटरनेशनली भी ये अपना मुकाम हासिल कर सके। स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स की बल्कि स्पोर्ट्स का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना हमारा फ़र्ज़ है। कि जो यहाँ ये हो रही है गेम जम्मू कश्मीर में, ये नेशनल जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप हो रही है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है एज हेड ऑफ द एसोसिएशन, और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी आए हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि 5 साल से जब से वो प्रेसिडेंट है और उनकी छत्र छाया में J&K में ये तीसरी चैम्पियनशिप है नेशनल लेवल की। पिछले इतने सालों में कभी नहीं हुई, तो ये तीसरी चैम्पियनशिप है। इस चैम्पियनशिप में तकरीबन 20 से ज़्यादा जो स्टेट्स यूटीज़ हैं उनके नाम आए हैं और तकरीबन 500 के करीब यहाँ पार्टिसिपेंट कम जजेस और उनके जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है उसमें मैनेजर आते हैं, कोचेज आते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, उनके बच्चों के लिए, इस एकेडमी के लिए, जिस एकेडमी के लिए हमने बार बार श्री मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया करते हैं कि ये फर्स्ट एवर डेडिकेटेड एकेडमी है J&K में जो है, इंडिया की फर्स्ट एवर एकेडमी डेडिकेटेड है। ये नेशनल एरोबिक चैम्पियनशिप 24-25 का हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हर साल एक नेशनल चैम्पियनशिप हर स्पोर्ट की होती है। तो एरोबिक जिम्नास्टिक्स की ये फॉर द ईयर 24-25 की चैम्पियनशिप है। इसमें तकरीबन 18 स्टेट से बच्चे आए हैं, 600 बच्चे हैं। ये सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, मेन एंड वेमेन का है और एरो डांस भी इसमें होएगा।
ये 10 तारीख आज से 13 तारीख 18 मैंने बताया कि 18 स्टेट से बच्चे आए हैं। स्पोर्ट्स और संगीत ऐसे दो शोबे हैं जहां जिनका कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जिनकी कोई सीमा नहीं होती और जिनके अंदर कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई बरादरी नहीं होती। ये लोग वो होते हैं जो सही मायने में आप कहें कि किसी चीज़ों को बराबर लाने के लिए, किसी अनेकता को एकता में लाने के एक एम्बेसडर होते हैं। तो लिहाजा ये बच्चों का आज जम्मू कश्मीर में, देश के अलग अलग कोनों से बच्चों का जम्मू कश्मीर में आना, ये जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। और यहाँ नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हो रही है और हमने देखा जम्मू कश्मीर के बच्चे काफ़ी सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये नहीं कि काफ़ी ऐसी परिवारों के बच्चे मैंने देखे जो फाइनेंशियली बड़े वीक हैं, लेकिन मैं दाद दूंगा हमारी जो यहाँ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के हफीज़ साहब को और मैडम नुसरत गुल जी को और उनके जो पूरे ऑफिसरान हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की और आज इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। क्योंकि हम जब देखते थे थोड़े से लोग होते थे इस जिम्नास्टिक के अंदर, आज इतने बड़े काफ़ी सारी संख्या में प्लेयर्स हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एथलीट हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी स्कूलों में काम करने वाले रसोइये आज यूटी अध्यक्ष महिला विंग, जेके शिक्षक मंच और उपाध्यक्ष राष्ट्रीय चुनावी पेंशन आंदोलन के नेतृत्व में हंदवाड़ा के चिनार पार्क में शांतिपूर्ण एकत्र हुए और अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार वेतन का भुगतान न करने के संबंध में उनकी शिकायतों को उजागर करना रहा। इस मौके पर उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू से बिना किसी देरी के मुद्दे का समाधान करने का आह्वान किया। बिल्कुल मे पाई मतलब ये मगर ये यूटी मगर बाकी स्टेटन मे कोड रात सारे स्टेटन मोन बाकी जायन कैसन स्टेटन यह करो ऑर्गनाइजेशन चलो करो तुम खुदा यह कहीं मसला हल ग सन कत कर बाकी इंसान गि मन हल मसल वन पस मसलस पे कत कर बख रोजन कहीं आपका हक है तुम राइट हक तुम तम खत कत आई हुई है सर हमारे पास कुक्स की। उन्होंने बहुत बार हमें अप्रोच किया है। आप देख रहे हैं सर कि इस टाइम भी उन्होंने यहाँ पे आए हैं ये हमें मिलने, और इनका जो मसला है क्योंकि इनको जो वेजेस दिए जा रहे हैं, जो इनको ऑनरेरियम दिया जा रहा है, वो इनको 1000 रुपया मिल रहा है। तो ये एक इनजस्टिस है इन लोगों के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया था। उन्होंने आयाज को जो लगाया तो आयाज का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन सिस्टम पे। और ये जो लोग हैं, लेकिन इनके साथ मैं जैसे वो आयाज को 5000 पर मंथ मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को अगर हम देखेंगे, इनको दिन भर मतलब स्कूलों में काम करना पड़ता है। 10 से ऑलमोस्ट ये 10 से 4 बजे तक हमारे साथ रहते हैं स्कूल में, और डिफरेंट एक तो कुकिंग का काम इन लोगों से होता है, और बाकी जो भी स्कूल में काम होता है इन लोगों से लिया जा रहा है वो काम, लेकिन उनके उसके बदले इनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं। तो मेरी अथॉरिटीज से, मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इनका जो ये मसला है, इनको जो ये वेजेस मिल रहे हैं ये बहुत कम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत अगर हम देखेंगे तो इनको एज पर दैट भी ये बहुत ज्यादा 1000 रुपया जो मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है। तो ये भी उस मिनिमम वेजेस एक्ट किसी जुमरे में उनको लाना चाहिए, और इनके साथ ये जो नाइंसाफी हो रही है इस पर गवर्नमेंट को गौर खोज करना चाहिए, इस पर देखना चाहिए, ताकि ये बेचारे भी दिन भर स्कूल में काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो ये भी खुशी खुशी अपनी फैमिली को चलाए, अपने घर को चलाए, और ये भी खुशी खुशी वो काम स्कूल में जो ये कर रहे हैं वो खुशी खुशी अंजाम। जम्मू कश्मीर शिक्षक मंच द्वारा अपने मुख्य संरक्षक गणेश खजूरिया और मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शफी राथर के नेतृत्व में दोनों क्षेत्रों के मंच के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। गणेश खजूरिया और मोहम्मद शफी राथर ने मीडिया को संबोधित किया और ज्वलंत मुद्दों को उजागर किया। दोनों दिग्गज नेताओं ने कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी जारी करना
RAS को खत्म करना और SRO 43 को उसकी मूल स्थिति से बहाल करना सहित कई अहम मुद्दों को उठाया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इन ज्वलंत मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। हमारे जो इससे पहले चेयरमैन थे श्री गणेश खजूरिया जी हमारे चीफ पैट्रन है और जम्मू की पूरी लीडरशिप और कश्मीर की लीडरशिप मेरे साथ यहाँ पर बैठी है। आपको हमने इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि हम जो जम्मू कश्मीर के मुलाजिम हैं वो सितम ज़रीफ़ी की हालत में इस वक्त हैं, क्योंकि जो हमारा GP फंड का मामला है, अहम मामला जो GP फंड हमारे रिटायरी लोगों का जो मामला है, उनकी ग्रेजुएटी है सर और GP फंड है उनकी लीव सैलरी है और जो हमारे एक्टिव मुलाजिम है इस वक्त हमारा जो ड्यू बनता है 3% DA और 1% HRA फॉर रूरल एरियाज़ एंड 2% HRA फॉर अर्बन एरियाज़ जो ड्यू था 1 जुलाई से 2024 से आज तक वो वागुजार नहीं हुआ है। हमने बहुत बार गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया, मेमोरेंडम देने के बाद हमें आश्वासन दिया गया कि आपका मसला हम 2 दिन में 4 दिन में हल करेंगे। आज तक पिछले 2 साल से जो GP फंड का मसला हमारा रुका पड़ा है, ट्रेजरी में अगर आप देखेंगे 12 सितंबर से आज तक कोई बिल वहाँ से वागुजार नहीं हो रही है और जो लोग रिटायर हुए हैं 30 जून तक रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स है ग्रेजुएटी और अदर बेनिफिट्स 30 जून 2024 तक लोगों को मिला है। 1 जुलाई से करीबन आज 7वां महीना चल रहा है, लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो लोग रिटायर हुए हैं उनका पैसा अपना है, पता नहीं। हम गवर्नमेंट को आपकी वसादत से यही बात कहना चाहते हैं कि जो हमारा पैसा है जो हमने 1,000 रुपये का या 500 रुपये जमा करके महीने में जमा करके GP फंड में डाला है, ये पैसा कहाँ गया है? हमें ये लास्ट में बच्चे को शादी के लिए एक मुलाजिम रखता है या बच्चे को कहीं पर दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए या कहीं खुदा न खास्ता कहीं किसी फैमिली मेंबर को क्रॉनिक बीमारी होती है तो उसके लिए ये पैसा लगता है। PDP प्रवक्ता इकबाल ट्रंबू ने दिल्ली और श्रीनगर के बीच नए रेल लिंक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए असुविधाजनक होगा क्योंकि उन्हें कटरा में रुकना होगा। लोगों ने सोचा कि वे समय और पैसा बचाएंगे, लेकिन नियमित रूप से रुकने के कारण इनमें समय और पैसा दोनों ही व्यर्थ होंगे। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा। एक्चुअली आपको ये समझना होगा कि ये जो ट्रेन या एयर या हाईवेज बनती है इनके 2 मकसद होते हैं। एक ये कि ट्रैवल टाइम जो है वो कम हो जाए और ट्रैवल जो है वो कंफर्टेबल हो जाए, इसीलिए इतना सारा खर्चा हुआ है। लेकिन ये चीज करने से ये दोनों पर्पज इसके खत्म हो गए। देखिए, जब कोई पैसेंजर चाहे कश्मीर का हो चाहे बाहर से आए, जब उसको कटरा में उतरना पड़ेगा और डिसएम्बार्क करना पड़ेगा, फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, इसमें कितना टाइम उसका ज़ाया हो जाएगा। तो जो वो पर्पज़ है कि वो 3 घंटे 4 घंटे में कश्मीर पहुंचे, वो तो ख़त्म हो गया। दूसरा, कितना इनकन्वीनियंट है कि आपको ट्रेन से उतरना है, आपको सामान उतारना है, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, फिर सामान लोड करना है, तो डिस्कम्फर्ट भी बहुत हो गया। तो दोनों पर्पज़ जो है इसके ख़त्म हो गए। इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, हम समझते थे कि ट्रेन के शुरू होने से जो हमारा एयर फेयर कंट्रोल में नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है विंटर में, उसमें कंट्रोल होगा। अब उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम समझते थे कि ट्रेन के आने से यहाँ की ट्रेड और इकोनॉमी को भी बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अब जब माल आना शुरू होगा और इस माल को कटरा में उतारना है, फिर दोबारा से लोड करना है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट है वो फर्क भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर न तो कश्मीरियों को कोई बेनिफिट, न तो कम्यूटर्स को कोई बेनिफिट, न तो ट्रेड को कोई बेनिफिट। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट और इतना इंतजार, हमारा 70 सालों का इंतजार, उसका रिजल्ट क्या निकला? नेट जीरो। और वजह क्या बताते हैं? ये सिक्योरिटी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज को टैकल करने के लिए पूरी इक्विप्ड है, मगर एक अप्रोच है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जम्मू कश्मीर के लोगों को इनकन्वीनियंस में डाल दो। आप हाईवे को ले लीजिए, गडकरी साहब ने कितना शानदार काम किया, कितने रोड्स अच्छे बनाए, लेकिन अगर हमें जाना होता है हर 5-5 मिनट के बाद हमको पेट्रोल पार्टी वहां रोकती है, तो हमारे लिए ये हाईवे तो है ही नहीं। हमको तो उतना ही टाइम लगता है जितना पहले लगता था और इनकन्वीनियंट।
लेकिन चूंकि कश्मीरी लोगों का मामला है, गवर्नमेंट समझती है कर लेंगे बर्दाश्त, कोई बात नहीं। यही मसला इस ट्रेन में है, क्योंकि फिर कश्मीरियों का मसला है। चलो जी, ये तो कहीं हिंदुस्तान में नहीं है। हम तो समझते थे आज हम कनेक्ट हो गए दिल्ली के साथ, हिंदुस्तान के पूरे शहरों के साथ, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, जितनी भी इनकन्वीनियंस करनी है उन्हीं पर डाल दो, वहां चलेगा। इस अप्रोच को इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री इसका जो जायजा ले और इसको ठीक। भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर एजाज हुसैन ने आज कहा कि अगर दिल्ली से श्रीनगर तक सीधे ट्रेनें चलेंगी तो ये एक स्वागत योग्य कदम होगा, क्योंकि हमारे कई छात्र दिल्ली से विभिन्न स्थानों पर पढ़ रहे हैं। अगर वे कटरा में स्टेशन बनाते हैं तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हुसैन ने कहा कि ट्रेन सीधे कश्मीर से दिल्ली तक चलनी चाहिए। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मिनिस्टर और हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ये बिलखुसूस कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सपना था कि कश्मीर तक ट्रेन आनी चाहिए, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अभी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। मैं मानता हूँ यहाँ के टूरिज्म के लिए और यहाँ के बिजनेस क्लास के लिए यहाँ तक ट्रेन आना बहुत ज़रूरी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ सेंट्रल लीडरशिप को कि वो इस चीज़ पे गौर करें, और कश्मीरी की जो एस्पिरेशंस है, मैं मानता हूँ कटरा भी एक हिस्सा है हमारा, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। कटरा में भी अगर ट्रेनें रुकती है, लेकिन कुछ ट्रेनें डायरेक्टली भी होनी चाहिए। हमारी यही डिमांड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक कश्मीरी होने के नाते हमारा भी दिल करता है कि यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली या बाकी स्टेट्स में पढ़ाई करते हैं, या बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जिनके सामान वहाँ से आते हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस होना चाहिए। ये इनकन्वीनियंस होगी अगर कटरा में स्टेशन बनता है और यहाँ से ट्रेनें जाएगी और फिर कटरा में रुक के उनका सामान फिर से शिफ्ट करना होगा, ये बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस होगा। और मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रेलवे मिनिस्टर और हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब इस चीज़ की और नजरसानी करेंगे और कश्मीर के हक में कुछ न कुछ फैसला करेंगे। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए हंदवाड़ा के व्यापारियों और निवासियों ने शुक्रवार को बाजार में हाल ही में बनाए गए सड़क ड्राइवरों को तत्काल हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि डिवाइडर के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक के बाद एक 2 दुर्घटनाएं शामिल हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के अध्यक्ष सोफी एजाज और महासचिव ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। विरोध प्रदर्शन का जवाब देते हुए तहसीलदार हंदवाड़ा और आरएनबी विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाएगा। Vallahi zimyan olacak. Vallahi kapit var ki şirket aparamaz. कल देखा होगा एक बड़ा सानिया यहाँ पे पेश आया। कल रात को यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ। आपने देखा ही होगा पिछले 15 दिनों से तो मुसलसल एक्सीडेंट्स होते रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कल एक ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिला जिसमें करीबन 4 लोग शदीद तौर पे जख्मी हो गए, जिनको यहाँ सुनने में आया कि एक लेडीज को उसमें श्रीनगर रेफर किया गया है। और आज सुबह जब हम मार्केट निकले, सुबह और एक हादसा यहाँ पे पेश आया। तो बहाना क्या है? बहाना यही है कि इन्होंने यहाँ पे डिवाइडर्स लगाए, क्योंकि यहाँ पे उतने वाइड रोड्स नहीं है और जो रोड्स की विड्थ है वो उतनी नहीं है। जहाँ पे डिवाइडर्स की जरूरत नहीं थी, अपने कलील मफादात के लिए इन्होंने वहां पे डिवाइडर्स लगवा दिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअसली हमारी यही मांग रही है। हम बार बार इनको कह रहे हैं, हमने इनके दरवाजे खटखटाए, चाहे वो आरएनबी हो, म्युनिसिपल कमेटी हो। हमने कहा कि यहाँ पे उतने वाइड रोड्स नहीं है, खतरा है, यहाँ पे कोई बड़ा अल्लाह बचाए कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इनको हटाइए, कंजेशन हो गई है, मैस हो गया इनकी वजह से मार्केट में। बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई हमारी बात सुनता है, ना कोई बात हमारी आगे पहुंचा देता है। अब फाइनली हम तंग आ गए। आज सुबह हमने एक पूरा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमारी मीटिंग होगी अथॉरिटीज के साथ। उस वैसे तो उन्होंने अभी एश्योर नहीं किया हमें कि हमें हटाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने अपनी मीटिंग बुलाई है अभी ट्रेडर्स फेडरेशन के ऑफिस में। पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी वहां पे होगी, हम यहाँ वहां पे डिसीजन लेंगे। शायद हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे और हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। देखिए, आज से ठीक शायद 1.5 साल पहले डीसी मैडम का एक ख्वाब था। उस वक्त के हमारे एसपी साहब से दाऊद साहब, उनका भी एक ख्वाब था कि हंदवाड़ा को ब्यूटीफुल बनाएंगे। फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन उन्होंने गवर्नर साहब से पैसे ले लिए
5 करोड़ रुपए कुपवारा को दिया गया और 2 करोड़ रुपए उन्होंने हंदवाड़ा टाउन के लिए दे दिया और 50 लाख रुपए उन्होंने लंगेट के लिए दिया। और मिशन ये था कि हंदवाड़ा टाउन को या कुपवारा टाउन को या लंगेट टाउन को एक खूबसूरत टाउन बनाएंगे। सरकार ने एक पहला इंस्टॉलमेंट हमको 2 करोड़ डाले, म्यूनिसिपैलिटी ने वो पैसा आरएनबी को दे दिया, आरएनबी ने टेंडर्स निकाले। पहले सबसे गलती ये हो गई यहाँ पे कि उस ठेकेदार ने 2 करोड़ रुपए का काम सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख में उसने ले लिया। 55 लाख रुपए 55 लाख उसने उसमें लेस किया, कम से कम 28% उन्होंने लेस कर दिया और उससे कोई एडिशनल बीजी नहीं ली गई। उसको एडिशनल बीजी जो 10% भरना था ताकि ये गलत काम ना करे। पहली गलती आरएनबी से हो गई कि उसने जो उस वक्त एग्जीक्यूटिव एजेंसी को ये काम दिया, ही वाज नॉट कैपेबल फॉर दैट वेरी वर्क, क्योंकि वो उतना बड़ा ठेकेदार नहीं था। चलो था, उसको एक एडिशनल सिक्योरिटी देनी थी, चाहे वो भाग ना जाए। उसने इतनी तबाही हंदवाड़ा में की। उन्होंने जब हमको डीसी मैम ने जब हमें वहाँ पे वीडियो दिखाया कि हंदवाड़ा को कैसे बनाएंगे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, तो उसमें एक्जन साहब भी बैठे थे, हमारे ईओ साहब भी बैठे थे। सबको दिखाया कि हंदवाड़ा को पहले हम फुटपाथ खूबसूरत बनाएंगे, हंदवाड़ा में हम स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, हंदवाड़ा में हम सीनियर सिटीजन के लिए हम ग्रीन पैच रखेंगे, जहाँ पे उसकी चेयर्स होंगी, वो अखबार सुबह अखबार पढ़ा करेंगे। हंदवाड़ा मेन मार्केट में 2-3 ग्रीन पेज बनाएंगे हम, और उसके साथ साथ एक छोटा मोटा कैफेटेरिया भी बनाएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट बच्चियाँ बेटियाँ किसी वक्त बैठेंगे और वहाँ पे कॉफी का वो लुत्फ उठा सकेंगे। तो मतलब एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि हंदवाड़ा को कैसे ब्यूटीफुल बनाएंगे। जब इन्होंने ये काम एग्जीक्यूशन किया तो उस पर खास तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ थोड़े बहुत हमारे फुटपाथ बन गए और थोड़े बहुत फुटपाथ, और ये जो थोड़े बहुत उन्होंने उस वक्त डिवाइडर बना दिए। हमने उनको उस वक्त भी बोला हंदवाड़ा के रोड्स उतने वाइड नहीं है कि हम इसको डिवाइड करेंगे, तो लेकिन उन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे थोड़े डिवाइडर बनाएंगे। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और नस्बल बांदीपुरा के पूर्व सरपंच राठेर महराज ने सुम्बुल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने पुलिस स्टेशन सुम्बुल में उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच की मांग की। बल्कि महराज ने कहा कि उन्हें अप्रैल 2020 में सुम्बुल पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों द्वारा एक एफआईआर ने झूठा फंसाया गया था। महराज ने बताया कि उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान गाँव से अनुपस्थित रहने के बावजूद विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर में झूठा फंसाया गया था। उन्होंने उच्च पुलिस अधिकारियों से हस्तक्षेप कर झूठी एफआईआर की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मुद्दा और मकसद ये है, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। मेरा नाम राठेर महराज है, मैं रोल मॉडल सरपंच खिताब जीत चुका हूं और यूथ आइकन अवार्ड भी, और काफ़ी देशभक्ति के जज्बे के साथ साथ मैंने जम्मू कश्मीर में अपना नाम कमाया है। और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मैं जो मैंने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। ये इसलिए मुझे कहना पड़ता है क्योंकि जो आज मैं बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज 2020 में जो मेरे साथ एक नकली एफआईआर सुम्बल पुलिस स्टेशन में हुआ था, जो यहाँ के उस टाइम के मैं उन अफसरों की बात करूँगा जो उस टाइम के 2020 में यहाँ एसएचओ और यहाँ पे डीएसपी जो थे, उन्होंने कोविड-19 में हमारे गांव में पूरा खुलासा करूंगा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोविड-19 चल रहा था और हमारे गांव में शब पे लोग बैठे थे, शब खानी पे, तो कोविड की वजह से उनको पुलिस स्टेशन सुम्बल बुलाया गया है, जिसमें 21 बंदे हमारे गांव, जिसमें हमारा इमाम साहब है और अच्छे लोग हैं, बुज़ुर्ग लोगों को बुलाया गया सुम्बल पुलिस स्टेशन। मैं अपने गाँव से 7 किलोमीटर दूर रहता हूँ, जहाँ पर मेरी रेजिडेंसी है, और मुझे यहाँ का एसडीएम उस दिन बुलाता है कि आपको इनकी ज़मानत करनी है, क्योंकि ये यहाँ पे नमाज पढ़े, हमने इनको यहाँ हिरासत में लिया था, आप इनकी ज़मानत करो क्योंकि आप यहाँ के सरपंच हो। मैं उससे वापस बात कर रहा हूँ कि अभी 11 बज गए रात के, मैं नहीं आ सकता। उसने बोला नहीं, आप गाँव के जिम्मेदार, इनको हम आपके हवाले करेंगे। तो मैं उस टाइम निकलता हूँ, 11 बजे रात को सुम्बल पुलिस स्टेशन पहुँचता हूँ, और वहाँ पे जो वहाँ का उस टाइम का डीएसपी और एसएचओ था, उसने मेरे ऊपर एक नकली एफआईआर बना दिया, क्योंकि मैं यहाँ करप्शन के खिलाफ बात कर रहा था। मैं यहाँ पे जो गलत हो रहा था हमारी सोसाइटी में, उसका मैं देशभक्ति के जज्बा लोगों में उजागर कर रहा था। मैं यूथ को अच्छे लाइन पे लाना चाहता था, लेकिन उनकी अगर आप देखो उस वक्त ड्रग्स इतना जोर खरोश के साथ यहाँ पे मार्केटिंग हो रही थी, और उसकी वजह से मैं उसके खिलाफ यहाँ पे लिख रहा था कि यहाँ पे ड्रग्स ख़त्म होना चाहिए। मुझे नहीं पता है उस अफसर और उन ड्रग पेल्टरों के बीच में क्या रिलेशन थी,
तो उसकी वजह से उसने मुझे रात के 11 बजे FIR दिया और मुझे स्टोन पेल्टिंग में मुलविस किया। मैं आज खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ आज कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मेरी बात को सुना और उन्होंने आज लेटर सीधे मार्क किया यहाँ के पुलिस पे, बांडीपुरा पुलिस पे। और मैं यहाँ के DG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे नौजवान बहुत है जो जिनको ज़ाती दुश्मनी की वजह से FIR दिया गया है, बाकी चीज़ किया। और मैं बांडीपुरा SSP से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको गौर से देखा जाए, मेरे केस को, क्योंकि मेरे जैसे और नौजवानों को नए नकली FIR में न फंसाया जाए। और मैं इंसाफ मांग रहा हूँ। मैंने 3 साल वेट किया और आज मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देना, और मुझे पूरा भरोसा था कि मुझे एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा। और जो आगे कार्रवाई होगी मेरे केस की, मैं चाहता हूं कि इस केस को CBI देखे, NIA देखे, ताकि जो मैं एक रोल मॉडल सरपंच ऑफ J&K, मेरे ऊपर इन्होंने झूठा FIR लगाया उन अफसरों ने। मैं हर किसी पुलिस अफसर की बात नहीं किया, वो भी पुलिस अफसर जो देशभक्त है, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया है, जिन्होंने दिन रात पुलिस अफसरों ने मेहनत की, और पुलिस वालों ने SPO से लेकर DG तक ऐसे अफसर है जिन्होंने हमेशा कौम की खिदमत की है, कश्मीर की खिदमत। लेकिन मेरे साथ उस वक्त जो नाइंसाफी हुई और मेरे ऊपर जो FIR हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि इस केस को गौर से देखा जाए, ताकि कोई और मेरे जैसे केस का इन झूठे FIR में मुलविस, और इन अफसरों को जो 2020 में यहाँ पे सुंबल पुलिस स्टेशन में SDPO था और SHO था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि कोई और इस केस में मुलविस ना हो जाए। और मेरे पूरे गांव वालों को पता है, उन 21 बंदे जो इसमें अच्छे लोग जिनको इन्वॉल्व किया गया, तो मैं उनके लिए भी लड़ रहा हूँ। मैंने 3 साल लड़ाई लड़ी है, और आज मुझे पूरा यकीन है अपने DG साहब पे कि वो मुझे इंसाफ देंगे, क्योंकि मैंने हमेशा देशभक्ति के लिए काम किया है। मैं नेशनलिस्ट अवार्ड भी जीत चुका हूँ, मैं रोल मॉडल सरपंच खिताब भी जीत, मैं यूथ आइकन अवार्ड, और डिस्ट्रिक्ट में 3 साल मुझे अवार्ड मिले हैं। कहा कि कोई और पुलिस अफसर किसी बेगुनाह को ऐसे हिरास ना करे। उसने मेरे ऊपर 4-5 केसेस दर्ज किए, क्योंकि मैं एक सच्चा बंदा था, मैंने अच्छा काम किया और ये पूरे इलाकों को। और आज मैं खुलासा करना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लेटर लिखी है पुलिस स्टेशन सुंबल को कि इस केस को देखा जाए। और मुझे पूरा भरोसा है अपने नए SDO पर, जो SDPO सुंबल है और SHO सुंबल है, वो मुझे इंसाफ देंगे। हंदवाड़ा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए RTI कार्यकर्ता रसिक रसूल ने हाल ही में बनाए गए सड़क डिवाइडरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और उन्हें उप जिले के निवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ महीने पहले इन डिवाइडरों की स्थापना के बाद से ही कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिससे ये जनता के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। रसूल ने नगर पालिका विभाग हंदवाड़ा और R&B डिवीजन हंदवाड़ा की कड़ी आलोचना की। उन्हें सड़क डिवाइडरों के खिलाफ नियोजित निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस मुद्दे के लिए उन्होंने समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया। खबर आई है कि जो हंदवाड़ा टाउन में डिवाइडर्स है, ये डिवाइडर जो है ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए। आपने देखा कि पिछले 1-2-4 महीनों से कितने सारे एक्सीडेंट्स रोनमा हो रहे हैं हंदवाड़ा में। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो स्मार्ट टाउन में हंदवाड़ा के लिए काम हो रहा है, इसकी जो पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग हुई है, वो ठीक तरह से नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि एक्सीडेंट्स रोनमा हो रहे हैं और आवाम का पैसा बड़े पैमाने पे ज़ाया हो रहा है। और यहाँ का जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं R&B डिवीज़न हंदवाड़ा, उनका जो एक्जन है, इंचार्ज एक्जन, वो भी इस तरीके से बात करता है, उसको लगता है कि यहाँ का आवाम जो है वो उसके स्लेव्स है और वो खुद वो मास्टर्स है। मैं उसको बावर करना चाहता हूँ कि वो आज मैं भी लाइव वीडियो एक सुन रहा था, आवाम जब सुबह प्रोटेस्ट कर रही थी ये डिवाइडर्स क्यों यहाँ पे गलत से लगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स रोनमा हो रहे हैं। वो कह रहा था कि यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स करते हैं। वो जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बिलीव रखता है कोई बंदा, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल से कोई सवाल पूछता है, पब्लिक अथॉरिटीज़ को उनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता है, वो उसको लेबल करता है ये पॉलिटिक्स खेलता है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात पे भी जोर दे रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे अब दर्द सर बन चुका है आवाम के लिए, एक्सीडेंट्स रोनमा हो रहे हैं, बाकी आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, फिर इस पर एक प्रोब लगनी चाहिए,
कि इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसका एक DPR जो है वो किसने फ्रेम किया, इसका डिज़ाइन किसने फ्रेम किया, जिसकी वजह से आवाम का टैक्स पेयर्स का मनी बड़े पैमाने पर 1.5 करोड़ रुपया ज़ाया हो चुका है या होने जा रहा है। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी बावर करना चाहता हूँ कि 2 इलेक्शंस हुए, एक तो पार्लियामेंट इलेक्शंस, दूसरा असेंबली इलेक्शन, जबकि सारे के सारे जो लोकल ऑफिसर्स थे जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में ड्यूटीज़ अंजाम देते थे, चाहे वो हमारा कोई BDO क्यों ना हो जिसको 2 महीने उसको ट्रांसफ़र किया गया। 2 इलेक्शंस हुए। ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हंदवाड़ा में है, इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PW डिवीजन हंदवाड़ा, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी इसकी ट्रांसफ़र नहीं की गई। इवन इन द लास्ट हेल्ड ये असेंबली पोल्स उस वक्त भी इसकी ट्रांसफ़र नहीं की गई। ये मैं जब लोग ये कहते हैं कि जबकि आपने देखा होगा कि सुबह से हंगामा हो रहा था, लोग काफ़ी नाला है कि जो पब्लिक सर्विस ये R&B डिवीजन की तरफ से जो सर्विसेज यहाँ पे हैं वो अच्छी तरह से अंजाम नहीं दी पा रही। उनमें से कोई लूप होल्स है या कानून को बलाई ताक रखकर कुछ किया जाता है, तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। तो ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि ये सच होगा झूठ होगा, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में ये बातें भी आती है कि कोई 2-4 ब्यूरोक्रेट्स है जो इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर हाथ रखे हुए हैं और वो LG ऑफिस तक मिसगाइडिंग कर रहे हैं। आज जामा मस्जिद में 2025 इस्लामिक सुलह कैलेंडर का अनावरण करते हुए मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इस बात पर जोर दिया कि ये कला रूप मानवीय कल्पना की सुंदरता और अभिव्यक्ति को दर्शाता है और हमें कुरान के माध्यम से अल्लाह के वचन की शाश्वत बुद्धि से जोड़ता है। मीरवाइज ने कहा कि इस वर्ष की थीम इस्लामिक सुलह का वैभव, कला के ऐतिहासिक विभाग, इसकी विविधता और पार सांस्कृतिक प्रभावों का जश्न मनाता है। ये कैलेंडर अरबी सुलेख को श्रद्धांजलि है जो कुरानिक रहस्योद्घाटन का माध्यम है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो पता कि हर वरी अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद मीरवाइज फाउंडेशन की इश्तराक सहित हिजरी कैलेंडर इजरा करान। तो सन कोशिश आसान कि यह कैलेंडर गश्त सिर्फ महज वक्त तो डेट दिन जरिए योत साबित गसन की, बल्कि यह कैलेंडर गसी सानि सकाफतुक, सानि तहजीबुक, सानि वरासतुक यह गस तमिच अक्कासी त कर। अल्हम्दुलिल्लाह, युस अस मौजू अत कैलेंडरस मज मुंतखब कोरमुत छु, सु छु इस्लामी खतैती हुन फन, बल्कि इस वनो इस्लामी खतैती हुन उरूज। इस्लामी खतैती तो पता कि मुख्तलिफ रस्मुल खत यम जन यथ मजन अरबी जबान शिवान लेखन, बुनियादी तौर पत उर्दू त्याव लेखन, फारसी त्याव लेखन, पत तुर्की त्याव लेखन, यम तमाम जबान आई लेखन। तो यह इस्लामी खतैती यह सानि वरासत गहराई, सानि विरसच खूबसूरती तो तमिच अक्कासी कर। सन कोशिश यम कैलेंडर के जरिए कि यम जन सन इस्लामी रिवायात, यह जन सोन तमद्दुन, यह जन सन तारीख, अम निश गसन लुक रोशनास, खास कर नौजवान नस्ल गस रोशनास कि तिम वुछन कि इस्लामी खतैती तो खास कर कुरान मजीद लेखनुक तो कुरान मजीद युजन मुख्तलिफ खतन मज मुख्तलिफ फॉन्टन मज लेखन यह कित अमुक शुरुआत क्या गई, अमिच हकीकत क्या अमिच आमज यह कोशिश करन सानि तरफ। यह सन कलेक्टिव जिम्मेदारी कि इस करो पन्निस वरासतस रच इंशाअल्लाह। वरासत छन सिर्फ युतु योत युस क्या मोल पन्निस नेचविस खतर त्रायु सोयत छन वरासत की, बल्कि वरासत छु हर कह चीज युस सानियो बुजुर्गो अस मज त्रो इंशाअल्लाह युस एस पंजिस नविस नस्लस खतर हको त्रयित। सन मस्जिद यह अम सच आबादी, अम सच हिफाजत, यह वरासत। इथे कन यह सोन तमद्दुन, सन आर्ट, सन क्राफ्ट, सन शॉल, सन कारपेट, यह सोरी सन वरासत। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।